बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैं प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी सब्जेक्ट दोनों कंप्लीट करवाती हूँ। अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो तो प्लीज़ ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी का सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है बीकॉम का। ठीक है, अब मैंने इससे पहले वाली दो वीडियोस बना दी, उसमें मैंने आपको बता दिया एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं, इसके टाइप्स बता दिए मैंने और इसके कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, और फीचर्स भी बता दिए। अब ये थर्ड वीडियो है। थर्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 5M कि जो 5M जो इन्वेंट किए गए हैं एडवर्टाइजमेंट में, उसका पर्पस क्या है, वो क्यों इन्वेंट किए गए हैं और किसने इन्वेंट किया है इसे, और इसका फोकस किस पे है। तो अपन देखते हैं जो 5M से उसका फोकस है कि हाउ शुड यू डेवलप योर एडवर्टाइजमेंट। आप अपने एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से डेवलप कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, आप किस तरीके से आप सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो आपके प्रोडक्ट की। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था फिलिप कॉटलर ने दिया था। ठीक है, और फिलिप कॉटलर क्या बोलते हैं कि एन एडवर्टाइजर हैज़ टू मेक डिसीजन ऑन द 5M। जो एडवर्टाइजर है 5Ms के थ्रू क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। तो वो 5M है क्या। पहला M है मिशन, कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप अपने एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव किसके बेसिस पे होगा, आपके प्रोडक्ट के बेसिस पे। अगर आपका प्रोडक्ट नया है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि आपको डिमांड क्रिएट करना, एक पर्टिकुलर टारगेट सेट करके करना है कि आपको 50,000 की सेल है, 50,000 की सेल प्रीवियस ईयर में हुई है, अब नेक्स्ट ईयर में क्या होना चाहिए, 1 लाख की सेल होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप अपने एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह दूसरा आता है मनी में अब आपने अपना एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। ठीक है, सेट कर लिया। अब आप कितना पैसा लगा सकते हो आप अपने एडवर्टाइजमेंट में। अब विज्ञापन जो दे रहे हो, टीवी में दे रहे हो, रेडियो में दे रहे हो, तो आप जितना हाई मीडियम प्लेटफॉर्म यूज में लोगे उतना आपका बजट हाई जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना पैसा लगा सकते हो आप एडवर्टाइजमेंट में। तो दूसरा डिसाइड हो गया, मनी भी डिसाइड हो गया कि आप इतना पैसा लगा सकते हो। अब थर्ड आता है मैसेज। आप क्या मैसेज देना चाहते हो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, आप क्यों देना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप जो मैसेज देना चाहते हो वो अच्छा एप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो अपन मैसेज में ये देखेंगे कि कौन सा मैसेज आप देना चाहते हो। फोर्थ आता है मीडिया। अब आपने मिशन भी देख लिया कि आपने ऑब्जेक्टिव भी सेट कर लिया, मनी भी देख लिया कि आप इतना पैसा खर्च कर सकते हो और आपको क्या मैसेज देना है वो भी आपने डिसाइड कर लिया है। अब बारी आती है मीडिया, कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे आप अपना एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो। जैसे टीवी पे दिखाना चाहते हो, रेडियो पे दिखाना चाहते हो, न्यूज़पेपर मैगजीन्स होते हैं। तो व्हाट मीडिया शुड बी यूज, कौन सा मीडिया आपको यूज में लेना चाहिए, वो अपन मीडिया में देखेंगे। अब फिफ्थ आता है मेजरमेंट। आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है, अब आप जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करते थे उससे पहले की सेल्स कितनी थी, अब और जब एडवर्टाइजमेंट किया आपने उसका प्रॉफिट मिला या नहीं मिला, आपकी सेल्स इंक्रीज हुई या नहीं है। तो वैल्यूएशन करना कि आपके एडवर्टाइजमेंट का कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। आप सबसे पहले देखते हैं मिशन का मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्टिव सेट करना, कि आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना। तो ऑब्जेक्टिव मस्ट फ्लो फ्रॉम प्रायर डिसीजन ऑन द टारगेट मार्केट। जो टारगेट मार्केट है, मतलब आपकी जो पोजीशन है, आपके प्रोडक्ट की जो पोजीशन है मार्केट में, उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपकी पहली प्रायोरिटी ये बनती है कि आपको आपका ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट न्यूली प्रोडक्ट मतलब नया आपके मार्केट में आया है वो प्रोडक्ट, तो उसका आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या बताओ, लोगों को बताओ कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा है। दैट टू इन्फॉर्म, इट इज़ टू प्रेजेंट फैक्ट अबाउट प्रोडक्ट के बारे में बताना। जैसे उसकी क्वांटिटी क्या है, उसमें जो मटेरियल यूज़ में लिया है वो मटेरियल क्या क्या है, इसके यूजेस क्या क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या फ़ायदे होंगे अगर अपन इस प्रोडक्ट को यूज में लेंगे। तो सबसे पहले क्या प्रायोरिटी बनती है सबकी कि अगर आपको प्रोडक्ट नया है तो लोगों को बताना कि हाँ हमारे प्रोडक्ट को आप परचेज करिए, जिससे क्या होगा आपको इसके इतने बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर नया प्रोडक्ट है तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लोगों को उसके बारे में बताना पड़ेगा। दिस गोल इज सेट व्हेन द प्रोडक्ट इज, ऐसे गोल कब सेट किए जाते हैं, जब आपका प्रोडक्ट क्या हो, नया हो। एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू बी बिल्ड प्राइमरी रिबार, और
उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि प्राइमरी डिमांड सेट करना, ठीक है। अब सेकंड आता है टू परसुएड। टू परसुएड का मतलब यहाँ है आपका प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट के बारे में सब जानते हैं, ठीक है। अगर आपके प्रोडक्ट में सब जानते हैं तो आप आपके एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं दिखाओगे कि हमारा प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी का है, इतना क्वालिटी का है, नहीं। आप ये बताओगे कि ये नया स्टेजेस आई है, नया प्रोडक्ट निकल के आया है, कुछ अलग चेंजेस हुए हैं, तो उसका एडवर्टाइजमेंट करोगे। आप ये नहीं बताओगे इसकी क्वांटिटी कितनी है। तो प्रोडक्ट इन द कॉम्पिटिटिव स्टेज, अगर आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव स्टेज में है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सेलेक्टेड डिमांड सेट करना होना चाहिए, ठीक है। जैसे टूथपेस्ट हुआ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुई, टूथपेस्ट में जैसे कोलगेट ले लो, इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, क्लोजअप हुई, पेप्सोडेंट हुए। तो इसमें क्या होता है, कोलगेट के बारे में लोग पहले से जानते हैं, आप लोगों को बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे इसमें क्या बताया जाता है, ओनली इस बार इस कोलगेट में नमक ऐड कर दिया गया है, सोल्ट ऐड कर दिया गया है, कुछ वेरिएशन कर दिया, अब वो बताया जाएगा। उसमें ये नहीं बताया जाएगा उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कितनी है, नहीं। तो आपको आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। अब थर्ड आता है टू रिमाइंड, लोगों को बार बार टाइम टू टाइम रिमाइंड कराना। जब आपका प्रोडक्ट के बारे में सब जानते हो, वो कॉम्पिटिटिव स्टेज को भी क्रॉस कर लिया गया है। जैसे कोका कोला में क्या होता है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करोगे तो आप ये प्रोडक्ट बिकेगा, क्योंकि लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी पता है। और मैगी हुई ऐसे प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजर क्या करता है, रिमाइंड कराता है टाइम टू टाइम। तो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है। समझ में आ गया। एक छोटे सा और बता देती हूँ मैं आपको। अगर आपका प्रोडक्ट नया है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि क्वांटिटी क्वालिटी बताना लोगों को, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट क्या है, कॉम्पिटिटिव स्टेज में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा, पर्टिकुलर डिमांड सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टू रिमाइंड, अब जैसा आपका प्रोडक्ट के बारे में सब जानते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, टाइम टू टाइम रिमाइंड करवाना पड़ेगा। आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोगों को याद दिलाए कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज में लो। तो ये हो गया मिशन। अब सेकंड आता है मनी। वीडियो बड़ी हो जाएगी, प्लीज बोर मत होना, वीडियो को पॉज कर लो। अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर आप देखिए, वीडियो बहुत यूजफुल है पर ये, ठीक है। सेकेंड है मनी मतलब हाउ मच कैन बी स्पेंड, आप उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कितना पैसा लगा सकते हो, अपन ये पढ़ते हैं। टू सेट द एडवर्टाइजिंग बजट ऑन एन ऑब्जेक्टिव, आप अपने ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर लिया, ठीक है, सेट कर लिया। अब ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट बजट बनाओगे कि मतलब आप कितना पैसा लगा सकते हो आपके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। एंड टास्क बेसिस, द एडवर्टाइजमेंट बेसिस कैन बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन, जो एडवर्टाइजमेंट बजट है किसके बेसिस पे एलोकेट किया जा सकता है, डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट ग्रुप के बेसिस। जैसे अगर आपका प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरी का है तो उसके अकॉर्डिंग बजट बनाना वो एक अलग डिपार्टमेंट हो जाता है। अब दूसरा है द कैलेंडर। अब कैलेंडर मतलब किस टाइम ड्यूरेशन तक आपको आपका एडवर्टाइजमेंट चलाना है, उसके अकॉर्डिंग बजट सेट करना पड़ेगा। अगर आप आपका एडवर्टाइजमेंट लंबे समय के लिए चलाना चाहते हो तो आपको बजट हाई बनाना पड़ेगा। और मीडिया यूज़, कौन सा मीडिया आप यूज़ में लोगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप टेलीविज़न यूज़ में लोगे तो हाई पड़ेगा, अगर आपको इंटरनेट का यूज़ में लोगे तो कम आपको कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। स्पेसिफिक जोग्राफी का मार्केट एरिया, कि आप कितने एरिया में आप अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग बजट बनाना। तो आप सबसे पहले जो ये 4 फैक्टर्स हैं उसे कंसीडर करके आप अपना एडवर्टाइजमेंट बजट बना सकते हो। पहला आता है इन स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगर आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में है, मतलब नया प्रोडक्ट है आपका, तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई नहीं जानता। आपको लोगों को बताने के लिए आपको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ता है, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है। तो देखो, न्यू प्रोडक्ट नीड्स हैवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर टू बिल्ड अवेयरनेस। नए प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करना, ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है। अब दूसरा है मार्केट शेयर एंड कंज्यूमर बेस। मार्केट शेयर के अकॉर्डिंग और कंज्यूमर बेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हाई मार्केट शेयर्स हो, ब्रांड्स होते हैं, उन्हें क्या होता है, कम पैसों की ज़रूरत होती है, कम पैसा खर्च करने की पड़ता है। जैसे कोका कोला है, वो कम पैसा खर्च करेगा क्योंकि लोगों को पहले से पता है, उसे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना
पड़ेगा। तो जब हाई टाइप ऑफ प्रोडक्ट होते हैं उन्हें कम पैसे खर्च करने की ज़रूरत करता है, क्योंकि कस्टमर्स को पहले से ही पता है उस प्रोडक्ट के बारे में। अगर नया प्रोडक्ट तो ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, अगर पहले से जानते हैं लोग तो उसमें कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब कॉम्पिटेटिव में क्लस्टर, अगर आपका इन अ मार्केट विद अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर क्राउड ऑफ एड्स एंड नीड्स ऑफ हेवियर, अगर आपका प्रोडक्ट क्या है कॉम्पिटेटिव स्टेज में है, आप कॉम्पिटिशन देते हो दूसरे प्रोडक्ट्स को, तो आपको क्या होता है हैवियर, ज़्यादा बजट बनाना पड़ेगा, बड़ा बजट बनाना पड़ेगा, बड़े पैसे लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स में भी ज़्यादा बजट बनाना पड़ता है। एडवर्टाइजिंग फ्रिक्वेंसी, अब एडवर्टाइजिंग फ्रिक्वेंसी में ये आता है कि आप द मोर रेपुटेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट विल रिक्वायर मोर मनी, कि आप कितने फ्रिक्वेंसी में आप अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो। तो अगर आप ज़्यादा दिखाना चाहते हो तो ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो मनी में यही है कि आप कितना पैसा लगा सकते हो। नया प्रोडक्ट है तो कम, नया प्रोडक्ट तो ज़्यादा पैसा लगेगा, और पुराना प्रोडक्ट है तो कम पैसा लगाना पड़ेगा। तो बस इसमें यही है कि आप कितना पैसा लगा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग क्या करना, एडवर्टाइजमेंट बजट बनाना। अब थर्ड है मैसेज, है आपका मैसेज। आप अपने एडवर्टाइजमेंट में क्या मैसेज देना चाहते हो, आप क्या संदेश देना चाहते हो, क्यों कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज़ में लेगी। इसलिए ऐसा इस टाइप का मैसेज यूज़ में लो जिससे जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो आपके प्रोडक्ट की तरफ और उसे बाय करे। तो हम देखते हैं मैसेज में क्या है। द मैसेज मस्ट कम्युनिकेट द ब्रांड डिस्टिंक्ट वैल्यू इन वर्ड्स एंड पिक्चर। जो मैसेज होता है वो क्या बताता है, किसी एक ब्रांड के प्रोडक्ट के बारे में बताता है, पिक्चर्स के थ्रू बताता है, वर्ड्स के थ्रू बताता है। द मैसेज मस्ट बी क्रिएटिव। जो मैसेज है वो क्या होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, अट्रैक्टिंग होना चाहिए, ठीक है। एंड मैसेज शुड बी टेस्टेड विद टारगेट ऑडियंस यूजिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें ऐसे बोला है जो आप मैसेज देना चाहते हो, ठीक है, जो मैसेज आप देना चाहते हो उसको किस तरीके से सेट करें, मतलब आप अपने एडवर्टाइजमेंट में क्या मैसेज डालने से पहले आपको ऑडियंस से पूछना चाहिए, और वो क्या पूछना चाहिए वो देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन मैसेज यू गेट फ्रॉम दिस मैसेज एड, मतलब अगर वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उनसे क्वेरी करो, उनसे पूछो कि आपको इस ऐड से आपको क्या मैसेज मिला, आपने इस मैसेज से क्या सीखा, आपको ये एडवर्टाइजमेंट क्या बताना चाहता है, उनसे पूछो, ठीक है। अब दूसरा क्या पूछे उनसे कि व्हाट वर्क वेल इन द एड एंड व्हाट वर्क वेल, इस एड में सबसे अच्छा क्या है, आपको सबसे अच्छा क्या लगा और सबसे खराब क्या लगा, ठीक है। और वेयर इस एड को आपने कहाँ देखा है, कहाँ आपका अटेंशन गया है इस एड को, और आपने कहाँ नोटिस किया है इस एड को, और ये आपका अटेंशन वाला ऐड है या नहीं है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछकर आप अपने मैसेज को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, ठीक है। अगर आप उनसे पूछोगे कि हमारा ऐड कैसा था, तो वो अपना फीडबैक देंगे कि हाँ हमें ये अच्छा लगा, ये मुझे जो ख़राब लगा वो उसे ख़राब वाली चीज़ें बताएंगे, जिससे वो क्या करेंगे उसमें करेक्शंस करेंगे। तो इससे क्या, तो मैसेज आप जो पहुँचाना चाहते हो वो करेक्टली पहुँच जाएगा। फिर टू डेवलप ए क्रिएटिव स्ट्रेटेजी एंड एडवर्टाइजर शुड गो थ्रू 4 स्टेप, कि जो एडवर्टाइज़र होता है 4 स्टेप्स के थ्रू मैसेज को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। वो पहले 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला है मैसेज जनरेशन, मैसेज को जनरेट करना, मैसेज को बनाना कैसे कर सकते हो। जो मैसेज आप एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो वो किस तरीके का होना चाहिए, वो रेशनल होना चाहिए और इमोशनल होना चाहिए। जो इमोशनल एडवर्टाइज़र होता है ना, हमेशा देखा करो वो ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। तो आपका एडवर्टाइजमेंट जो मैसेज है वो मैसेज इमोशनली होना चाहिए और रेशनल होना चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए, कस्टमर से अपील करना चाहिए कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज करे, ठीक है। उन्हें अपील करो कि प्लीज़, जैसे आता है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, उसमें क्या किया गया है इस एडवर्टाइजमेंट, पहले कस्टमर से अपील करिए प्लीज़ आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ में लीजिए, फिर आपके इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो मतलब इससे आप अपील कर रहे हैं। तो मैसेज जब जनरेट करो ना तब रेशनल होना चाहिए और इमोशनली लोगों को अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए। तो ठीक, एडवर्टाइजर शुड फर्स्ट जनरेट अ थीम, और एक थीम भी बनाना होना चाहिए कि मैसेज की थीम क्रिएट करनी होनी चाहिए। अब सेकंड आता है मैसेज वैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। अब मैसेज आप जो बना रहे हो वो मैसेज किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है, उसका सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो मैसेज मस्ट बी डिज़ायरेबल,
डिज़ायरेबल होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बिलीवेबल कि किसी आप बिलीव कर सको उस मैसेज पे, ऐसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो उसमें, नहीं, लोग कोई विश्वास नहीं करेगा। तो आप बिलीवेबल मैसेज होना चाहिए जो आप प्रोवाइड करवा रहे हो, प्रूवेबल होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव फीचर्स होने चाहिए, आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या 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 अलग अलग चीज़ें हैं दूसरे कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग। तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना और उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करना। तो मैसेज हमेशा जब सेलेक्ट करो ना, तब क्या करना चाहिए, उसका इंटरेस्टिंग, डिज़ायरेबल और प्रूवेबल होना चाहिए और प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला होना चाहिए। फोर्थ आता है मैसेज एग्जीक्यूशन। आप अपने मैसेज को कैसे एग्जीक्यूट करते हो, मतलब आप अपना मैसेज को किस टाइप से देते हो, ठीक है। अब देखो, मैसेज इम्पैक्ट डिपेंड नॉट ओनली अपॉन व्हाट इज देयर। मैसेज इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप क्या बोल रहे हो, मतलब आप क्या बोल रहे हो मैसेज में, ये डिपेंड नहीं करता। सबसे ज़्यादा डिपेंड क्या करता है कि आप कैसे बोल रहे हो, ठीक है। जैसे आप अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अगर मैं ऐसे बोल दूँ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो इसमें क्या होता है कि आपकी टोन चेंज हो गई और अब आप उसे पोलाइटली बोलोगे, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो इसमें क्या होता है, पोलाइटली आप लोगों को बता रहे हैं। तो आपको मैसेज में ऐसा होना चाहिए कि जो मैसेज है वो आप क्या बोल रहे हो उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, आप कैसे बोल रहे हो। मतलब जैसे उसके हेडलाइंस अच्छी होनी चाहिए, उसके टोन्स, उनके वर्ड्स और उसका जो फॉर्मेट है एलिमेंट्स का उनका। तो इससे क्या होगा, आपकी गुड इमेज क्रिएट होगी और मैसेज भी अच्छा जाएगा, लोग तभी परचेज करेंगे आपका प्रोडक्ट। तो आपको इस पे किस पे फोकस करना है, आपकी टोन पे फोकस करना है कि किस टोन में आपको आपका मैसेज पहुंचाना है एडवर्टाइजमेंट में। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू। अब सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू में इसमें क्या है, जो एडवर्टाइजर मस्ट मेक श्योर दैट द क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट डज नॉट ओवरलैप। आप देखो इसमें क्या बोला गया है कि एडवर्टाइजर है जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है उसे ये मेक श्योर हो जाना चाहिए कि उसे श्योर होना जाना चाहिए कि जो वो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, मतलब सोशल नॉर्म्स को, लीगल नॉर्म्स को लीगली इलीगल तो नहीं कर रहा है। जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ, फेयर एंड लवली बहुत एड चलता था, अभी भी चलता है। तो किसी ने कंप्लेन कर दी थी कि ये फेयर नहीं करता, इसके नाम क्या है, फेयर लवली। तो फेयर नहीं करता ये किसी भी टोन को। तो इससे आगे केस हो गया था, ठीक है। केस होने के बाद फिर वो केस जीत गई वो लड़की, और उसके बाद फेयर एंड लवली को क्या करना पड़ा, अपना नाम चेंज करना पड़ा, ग्लो एंड लवली। तो इसमें क्या हुआ, सोशली नॉर्म्स को इफेक्ट किया कि लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट में मैसेज किस टाइप का होना चाहिए, सोशल के फेवर में होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, लीगल रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला होना चाहिए, और लॉ दैट गवर्न एडवर्टाइज, और जितने भी लॉ बनाए गए हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए उन सबको फॉलो करने वाला होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। अब फोर्थ आता है मीडिया। सबसे सिंपल है कि आप कौन सी मीडिया को यूज़ में लेना चाहते हो आपके कॉस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे आपने बजट बनाया, आपने 50,000 का बजट बनाया, तो उस अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको मीडिया सेलेक्ट करना है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट देना है। जैसे पहले कौन से एडवर्टाइजमेंट चलते थे, कहाँ चलते थे, पहले चलते थे न्यूज़पेपर्स में चलते थे, रेडियोज़ पे चलते थे, टेलीविजन्स पे, मैगजीन्स पे। ये कौन से मीडिया होता है, ये होते हैं क्लासिक मीडिया होते हैं। अब नया आया है न्यू मीडिया के नाम से, कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट आजकल आपने देखा होगा, ईमेल्स पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फैक्स पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, टेलीमार्केटर्स, इंटरनेट। ये क्या था, कम कॉस्ट पड़ती है इनकी, न्यू मीडिया की कम कॉस्ट पड़ती है, बल्कि जो क्लासिक मीडिया होती है उनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो इस मीडिया में क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे आपका एडवर्टाइजमेंट चलाना है, ठीक है। द फॉलोइंग फैक्टर मस्ट बी कंसिडर इन डिसाइडिंग ऑन द मीडिया, कि जब आप मीडिया का सिलेक्शन करो तो किन फैक्टर्स का आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला है फाइंडिंग द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मीडिया टू डिलीवर द मैसेज। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि आपके कॉस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा मीडिया आपके लिए यूजफुल है, ठीक है, मैसेज डिलीवर करने के लिए। अब दूसरा है द रिलेशनशिप अमंग रीच फ्रीक्वेंसी एंड, आप आपके
किस फ्रिक्वेंसी तक आप आपका एडवर्टाइजमेंट मैसेज पहुंचाना चाहते हो, वो उसका बात का ध्यान रखना है। मीडिया टाइमिंग कि आपको किस टाइम पर आपको दिखाना है। ज्योग्राफिकल मीडिया एलोकेशन, कहाँ कौन कौन से एरियाज़ पे दिखाना है, राजस्थान में दिखाना है, गुजरात में दिखाना है, कहाँ कहाँ दिखाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको मीडिया सेलेक्ट करना। डिज़ाइन नंबर ऑफ एक्सप्लोरर टू द टारगेट ऑडियंस कि आपको कितने ऑडियंस की ज़रूरत है, कितने आपको ऑडियंस चाहिए। अगर आपको कम ऑडियंस चाहिए तो आप छोटे लेवल पे आप मीडिया सेलेक्ट करोगे, जैसे न्यूज़पेपर्स हुए। अगर आपको लार्ज एरिया आपको सेलेक्ट करना है, वो टेलीविज़न पे करोगे। तो इसमें मीडिया में क्या होता है, सिलेक्शन किया जाता है। अब 5th पॉइंट है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है कि आप आपके एडवर्टाइजमेंट देने से पहले आपकी परफॉर्मेंस क्या थी आपके फर्म की, और आप एडवर्टाइजमेंट दिया है तो आपका परफॉर्मेंस क्या है, उसका फ़ायदा आपको मिला या नहीं मिला, ये सब कुछ अपन इसमें मेज़र करेंगे। ठीक है, 5th पॉइंट में क्या होता है, मेज़र करना कि आपके परफॉर्मेंस किस बेसिस पे इफेक्ट करी है। तो इसमें 2 मेथड्स होते हैं, 2 टाइप्स से अपन मेजर कर सकते हैं। पहला आता है कम्युनिकेशन इफेक्ट और दूसरा आता है सेल्स इफेक्ट। अब कम्युनिकेशन इफेक्ट में कुछ मेथड्स होते हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि आप अपने एडवर्टाइजमेंट को किस मेथड से आपका एडवर्टाइजमेंट अच्छी तरह चल रहा है या नहीं चल रहा, उसका इफेक्ट आपके सेल्स पे पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो वो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट रेटिंग मेथड, सेकंड है पोर्टफोलियो टेस्ट, थर्ड है लेबोरेटरी टेस्ट। इन मेथड्स को यूज़ में लेकर अपन इजीली कंपेयर कर सकते हैं आपके एडवर्टाइजमेंट की सक्सेस को और आपके सेल्स को। अब दूसरा आता है सेल्स इफेक्ट, इसमें आपकी सेल्स को कंपेयर किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।